नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग कैसे की जाए इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम एक प्रश्न भी डिस्कस करेंगे और वो प्रश्न ये होगा कि राम की शक्ति पूजा निराला की शक्ति पूजा है, कथन के आलोक में अपने विचार स्पष्ट करिए। तो आपको हिंदी आंसर राइटिंग में एक प्रश्न मैं लिखकर अभी दिखाऊंगा जो कि मैंने पहले से लिख के रखा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके अलावा कैसे आंसर लिखना है इसके बारे में हम इस पूरे सेगमेंट में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आंसर राइटिंग करने के लिए बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए आपके पास। तो आप सबको पता है कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर जो भी प्रश्न पूछा गया होता है, सबसे पहले तो उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उस प्रश्न में कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे अगर प्रश्न में लिखा है आलोचना कीजिए तो उसका अलग मतलब है, प्लस प्रश्न में लिखा है चर्चा कीजिए तो उसका अलग मतलब है, प्रश्न में लिखा है कि अपने विचार प्रकट कीजिए तो उसका अलग मतलब होता है, प्रश्न में लिखा है टिप्पणी करिए तो उसका अलग मतलब होता है। हम इस पूरे वीडियो में लगभग ये 15 मिनट का वीडियो होगा। इस 15 मिनट के वीडियो में बीपीएससी में कैसे आंसर लिखना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस के भी स्टूडेंट हैं, अगर आप उसकी भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी ये जो पूरा वीडियो लेक्चर होगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए, आप सबको पता होगा कि हम जब हिंदी का आंसर राइटिंग करते हैं या किसी भी चीज़ की आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको इंट्रो लिखना होता है। इंट्रो का मतलब होता है परिचय। आप जो प्रश्न आपको मिला है उसमें एक पैराग्राफ में या 3-4 लाइन में आप क्या लिखते हैं उसको इंट्रो बोला जाता है। हम अगर बिहार पीसीएस की बात करें तो इंट्रो आपका थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर आता है मेन बॉडी। इसमें हम प्रश्न में जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो भी बात पूछी गई है उसको मुख्य रूप से डील करते हैं और अंत में एक उपसंहार लिखते हैं कि उसके जो भी हमने लिखा है सबको एक कंक्लूड करके 2 या 4 लाइन लिखते हैं। अब ये तो आप सबको पता है। हम अगर बीपीएससी की स्पेसिफिकली बात करें तो बीपीएससी का पेपर 2 भाग में बटा होता है, एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो है वो भाषा खंड का प्रश्न है। भाषा खंड के प्रश्न को आप बिल्कुल जीएस की तरह लिख सकते हैं। जैसे आप इसमें पॉइंट वाइज लिखिए, इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या डायग्राम बनाएंगे हम हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में भी आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप डायग्राम कैसे हिंदी साहित्य में बना सकते हैं, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे सपोज करिए आपको डायग्राम बनाना है, प्रश्न पूछा है भाषा और बोली के बारे में, आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो आप एक ऐसा सर्कल बनाइए और इसमें आप छोटे छोटे सर्कल भी ऐसे बना सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, छोटे छोटे सर्कल का मतलब इसको आप लिख दीजिए कि ये पूरा का पूरा भाषा है। ये क्या है, एक भाषा है और उसके अंदर ये जो छोटी छोटी जो सर्कल बनाई गई हैं ये सब क्या है, उस भाषा की बोलियां हैं। तो आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया कि अपभ्रंश की विशेषताएं बताइए तो आप एक हेडिंग लिख दीजिए। सॉरी, मैं जरा पेन ले लेता हूं। आप एक हेडिंग लिख दीजिए, जैसे यहां पे आपने लिख दिया विशेषताएं, और इसमें आप चाहें तो ऐसे बना दीजिए। ऐसे बना के आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्वनिगत विशेषताएं, यहाँ पर व्याकरणिक विशेषताएं, यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये जो चीजें आप करेंगे ये आप ज्यादा कर सकते हैं भाषा खंड में। जैसे ही आप भाषा खंड के बाद सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी में सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पैराग्राफ में लिखिए। पॉइंट वगैरह के फॉर्मेट में वहां पे लिखना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो पॉइंट, डायग्राम, फ्लो चार्ट सब सेक्शन ए में बिल्कुल आप आराम से लिखिए। सेक्शन बी में जहां जरूरत आपको लगे वहां लिख दीजिए, पर अधिकांश जो आप लिखेंगे सेक्शन बी में उसका लिखने का तरीका अलग होगा। आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे, आप वहां पे उद्धरण देंगे। उद्धरण का मतलब होता है कोटेशन। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हैं तो आप जब जीएस लिखते होंगे तो उसमें कोट्स डालते होंगे, तो कोट, परिभाषा, ये सारी चीजें जो होती हैं इसको उद्धरण कहेंगे। उसके बाद आप काव्य या गद्य, जिसका भी उत्तर लिख रहे हैं उसके लिए आप काव्य या गद्य से पंक्तियां लिखेंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि सूर का वात्सल्य वर्णन, तो सूरदास ने वात्सल्य का क्या उल्लेख किया है उनकी पंक्तियों के माध्यम से हम बताएंगे। या फिर यह पूछा जाए कि सूरदास की कविता में संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार से संबंधित जो सूर का पद होगा उस पद को आप वहां पर लिखेंगे और लिखकर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिख देंगे, ताकि पता चल जाए, जो भी आपका परीक्षक है जो चेक करेगा उसको ये बात पता चल जाए कि आपने जो बात लिखी है उसके लिए आपने एक प्रूफ भी दिया है, आपने उसको सिद्ध भी किया है उदाहरण के माध्यम से। और आप क्या कर सकते हैं, किसी समीक्षक या आलोचक का कथन डाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तुलसी के लोक मंगल पर कुछ लिखना है,
तो तुलसी के लोक मंगल पर लिखना है तो आप आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट दीजिए। या फिर अगर आपसे पूछा है कि सूर्य की अलंकार योजना पर लिखिए, तो सूरदास की अलंकार योजना पर आप लिखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है स्टेटमेंट। उसके अलावा आचार्य शुक्ल का भी स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि सूर्य को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है ना। तो आप जब भी कोई गद्य या पद्य का उत्तर लिख रहे हैं, कहने का मतलब है बिहार पीसीएस में जब आप सेक्शन बी लिख रहे हैं पेपर का, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, जो आपको नंबर दिलाएगा वो होगा काव्य या गद्य से उदाहरण। जैसे अगर पूछा गया कि अंधेर नगरी की भाषा शैली पर लिखिए, तो आप केवल इस तरह से लिख के नहीं बच सकते हैं कि भाषा बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। सहज है, सरल है तो कैसे है, उसका उदाहरण दीजिए। अगर उसमें अरबी फारसी उर्दू के शब्दों का प्रयोग है तो आप उदाहरण देकर दिखाइए कि कहाँ अरबी फारसी का प्रयोग है। आप बता रहे हैं कि प्रसाद की जो भाषा है, चंद्रगुप्त की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है, तो संस्कृत निष्ठ भाषा कैसे है आप दिखाइए। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े वहाँ पे डायलॉग्स हैं उस नाटक में, बड़े बड़े स्वगत कथन हैं, तो एक कथन आप लिखेंगे ना, कम से कम 2 लाइन लिखिए, उसके बाद डैश 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 करके दिखा दीजिए कि ये बहुत लंबा कथन है। तो जब भी आप एक अच्छा उत्तर लिखेंगे तो आपका अच्छा उत्तर आपकी लिखी हुई बातों के प्रूफ के साथ होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सूरदास बड़ी अच्छी अलंकार, बड़े अच्छे अलंकारों का प्रयोग करते थे, तो आप वो लिख कर दिखाइए कि कहाँ बड़े अच्छे अलंकारों का प्रयोग किए हैं। अगर आप ये लिखते हैं कि सूर की भाषा में कुछ त्रुटियां भी हैं, सूर ने कहीं कहीं पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग के जैसे प्रयोग किया है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग के जैसे प्रयोग किया है, तो आप उदाहरण में लिख कर दिखाइए कि कहाँ सूर ने ऐसा प्रयोग किया है। जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे तब तक आपका उत्तर औसत से कम दर्जे का या औसत दर्जे का ही रहेगा। जितना आप अपने उत्तर में उदाहरण, पंक्तियां, समीक्षकों, आलोचकों का कथन, खास तौर पे आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, इन लोगों के कथनों को अगर आप अपने उत्तर में लिखते हैं तो आपका उत्तर एक अच्छा उत्तर बनेगा। हम इस पे और भी आगे के वीडियोस में बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में, इस 5-6 मिनट में हमने ये समझा कि उत्तर लिखना कैसे है। अब चलिए मैं आपको सेक्शन बी का एक प्रश्न लिख कर दिखाता हूं, जो कि मैंने पहले से रखा है और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था कि जिसको लिखना हो वो लिख कर इसको दिखा दे, मगर किसी ने अभी तक उत्तर लिखा नहीं था शायद, जो ओपन टेलीग्राम चैनल है। तो प्रश्न ये है, उसके पहले अगर आप 67th बीपीएससी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो 9169041691 पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले लीजिए और जुड़ जाइए, बहुत फायदा होगा। प्रश्न की बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की शक्ति पूजा है, कथन के आलोक में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। 50 नंबर का प्रश्न है, बिहार पीसीएस में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पर 50 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का आप मतलब समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा जो निराला ने लिखी है वो कहीं ना कहीं निराला की शक्ति पूजा है। यानी कि आपको बताना है कि निराला के जीवन का जो संघर्ष रहा है, निराला का जो आत्मसंघर्ष रहा है, क्या राम की शक्ति पूजा में राम का भी वो जो संघर्ष दिखाया गया है उस कविता में, क्या वैसा ही है जैसा निराला के जीवन में था? क्या ये पूरी की पूरी कविता कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से निराला को ही दर्शाती है? क्या कहीं ना कहीं ये जो शक्ति की पूजा राम कर रहे हैं वो राम नहीं बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर निराला स्वयं वो पूजा कर रहे हैं? क्या निराला स्वयं अपनी शक्ति का संधान करना चाहते हैं? क्या निराला स्वयं उतने दुखी हैं जितने दुखी इस कविता में शुरुआत में राम दिखते हैं जब लिखते हैं निराला की रवि हुआ अस्त ज्योति के फलक पर? तो ये जो पूरी की पूरी इस कविता को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस उत्तर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक परिचय देते हैं। परिचय कैसे देंगे? तो इस कविता के बारे में बताएंगे और इस प्रश्न में जो पूछा है कि निराला की शक्ति पूजा कैसे है, उससे जोड़ते हुए बताएंगे संवेदना के स्तर पे। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है। 1936 में रचित इस रचना की मिथकीय संरचना संवेदनाओं के कई द्वार खोलती है। अब देखिए, निराला की शक्ति पूजा यदि आपने पढ़ी होगी तो संवेदना के स्तर पे ये बड़ी विराट कविता है। इसमें बहुत सारी संवेदना, एक संवेदना नहीं है, इसमें बहुत सारी संवेदना के पक्ष हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस प्रश्न में। निराला के जीवन संघर्ष को करीब से देखने वाले लोगों ने राम की शक्ति पूजा को निराला के आत्मसंघर्ष का प्रतिबिंब माना है। 1933 में रचित सरोज स्मृति में निराला ने अपने जीवन की व्यथा कथा को अभिव्यक्त किया था। सरोज स्मृति निराला की बहुत महत्वपूर्ण कविता है और सरोज निराला की पुत्री थी। इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है और निराला कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस दुख से दुखी होकर निराला ने अंत में एक रचना लिखी जिसको हम सरोज स्मृति के नाम से जानते हैं। और सरोज स्मृति नामक कविता में अपने पुत्री के मृत्यु और इन तमाम चीज़ों के बारे में निराला ने लिखा
और कहीं ना कहीं 1933 में इस सरोज स्मृति को लिखने के पश्चात ठीक 3 वर्ष बाद जब राम की शक्ति पूजा निराला लिखते हैं, तो उस समय भी निराला के मन में इस कविता की शुरुआत जो होती है राम की शक्ति पूजा की, रवि हुआ अस्त ज्योति के फलक पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर, ये दिखाता है। और राम इस कविता में एक साधारण मानव की भांति हैं और जो दुख से दुखी होता है, जो दुख से विचलित होता है। तो इस कविता की शुरुआत में जो अवसाद है राम के मन का, वो कहीं ना कहीं निराला के मन का अवसाद है जो सरोज स्मृति से उनको जोड़ता है। तो 1933 में रचित सरोज स्मृति में निराला ने अपने जीवन की व्यथा कथा को अभिव्यक्त किया था। राम की शक्ति पूजा की आरंभिक पंक्तियां रवि हुआ अस्त, पूरा भी आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वस्तुतः सरोज स्मृति की मानसिकता का ही प्रक्षेपण है। राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला ने आत्मसंधान किया है। पारिवारिक तथा आर्थिक जीवन के अलावा निराला को साहित्यिक जीवन में भी अवहेलना का सामना करना पड़ा था। जिस समय निराला राम की शक्ति पूजा लिख रहे हैं, उस समय साहित्यिक जीवन में भी निराला को उतना आदर प्राप्त नहीं हो पाया था। हालांकि निराला ने अच्छी अच्छी कविताएं और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी थी, परंतु उसके बावजूद भी निराला को वह सम्मान साहित्य की सभाओं में नहीं मिल पाया था जिसके वे अधिकारी थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तथा आर्थिक जीवन के अलावा निराला को साहित्यिक जीवन में भी अवहेलना का सामना करना पड़ा। पत्नी की मृत्यु, पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को तोड़कर रख दिया था। सरोज स्मृति में निराला लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला की यह व्यथा राम की शक्ति पूजा में भी दिखती है। राम के माध्यम से निराला ने अपने वैयक्तिक दुख को स्वर दिया है। वैयक्तिक मतलब होता है व्यक्तिगत दुख। निराला का जो व्यक्तिगत दुख है उसका स्वर दिया है इन्होंने। जैसे रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। ये राम तब कहते हैं, राम अपने मन में तब विचार करते हैं जब रावण से पूरे दिन युद्ध लड़ने के बाद भी रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं और ऐसा लग रहा है कि रावण ही विजयी होने वाला है। तो राम का हारा हुआ मन कहता है कि रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। ये दरअसल निराला के मन का ही द्वंद्व है। ये निराला का ही व्यक्तिगत दुख है जो वो राम के माध्यम से, राम के मन में कहलवा रहे हैं इस कविता के माध्यम से। सरोज की मृत्यु के बाद निराला उसके तर्पण हेतु अपने समस्त पुण्यों को नष्ट कर देना चाहते थे। राम की शक्ति पूजा में देवी द्वारा अंतिम नीलकमल छिपा लिए जाने के बाद राम के मन में जो भाव आता है वह निराला का आत्म प्रक्षेपण है। दरअसल क्या होता है कि राम की शक्ति पूजा में जब राम व्यथित होते हैं तो अंत में वो शक्ति की उपासना करते हैं और जो देवी हैं वो 108 कमल चढ़ाने होते हैं और 107 कमल के पश्चात 108वां कमल देवी छिपा लेती हैं। तो राम उस समय उस सिद्धि को प्राप्त करने ही वाले थे और शक्ति प्राप्त करने ही वाले थे, तब तक उनके सामने से वो फूल चला जाता है, जो नील कमल होता है वो गायब हो जाता है, देवी छिपा लेती हैं। तो यहाँ पर निराला का आत्म प्रक्षेपण है। राम जब कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो देखिए यहाँ पर, सॉरी वो अलग हो गया, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यहाँ पर जो राम विचलित हो रहे हैं कि जानकी का उद्धार नहीं हो पाया है, दरअसल ये निराला की अपनी व्यथा है। निराला की अपनी व्यथा है कि वो अपनी पुत्री को नहीं बचा पाए थे, कहीं ना कहीं वो दिखता है। इसके अलावा निराला के एकनिष्ठ गार्हस्थ्यिक प्रेम और पत्नी के प्रति प्रतिबद्धता भी उपरोक्त पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। जैसे ये जो पंक्ति है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, दरअसल ये निराला जो अपने पत्नी के प्रति प्रेम था, जो निराला का प्रतिबद्धता जो थी उनकी, वो यहाँ पे दिखता है और उनकी पत्नी भी उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। खैर, निराला तमाम दुखों के बावजूद अटल अडिग, ये देखिए थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, ये आप सुधार लीजिएगा, ये है अडिग। निराला तमाम दुखों के बावजूद अटल अडिग पुरुषार्थ के स्वामी थे। सीता मुक्ति के लिए राम जब उद्देश्य पूर्ति हो हेतु कभी न हारने वाली मनोस्थिति में पहुंचते हैं, तो यह राम के माध्यम से निराला के पुरुषार्थ की व्यंजना है। मतलब अंत में क्या होता है कि राम के मन में ये आता है कि राम का एक मन तो और भी है जो हारा नहीं कभी, जिसने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। तो इसके माध्यम से निराला स्वयं अपने आप को बता रहे हैं, अपनी शक्ति का ही संधान कर रहे हैं, अपने अडिग और अपने पुरुषार्थ की व्यंजना की है। जैसे वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, न दैन्यम न पलायनम। ये जो है ये इस पंक्ति में है, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। यहां पर निराला के पुरुषार्थ की व्यंजना हुई है। आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय समस्या शक्ति का अन्याय की तरफ होना है। ठीक है, जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। शक्ति रावण की सहायता कर रही है।
इसलिए ये सबसे केंद्रीय समस्या है इस कविता की कि जो अधर्मी है, जिधर अधर्म है, क्या उधर शक्ति है? ऐसा क्यों है? ये निराला के साथ भी था। निराला साहित्यिक जीवन में भी अन्याय के शिकार हैं। निराला योग मार्ग से जुड़े हुए थे। अतः राम की शक्ति पूजा में राम शक्ति की साधना योग प्रक्रिया से करते हैं, और उसका उदाहरण भी आप देंगे। जब आप कोई बात कहते हैं तो उसका उदाहरण देंगे, तभी आपका उत्तर सही होगा। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस। उदाहरण दे दिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं। निराला शारीरिक दृष्टि से भी हृष्टपुष्ट तथा विशालकाय थे। राम की जिस देह यष्टि का वर्णन निराला ने इस कविता में किया है, उसे दूधनाथ सिंह निराला से जोड़कर देखते हैं। इस कविता में दिखाया है कि जो राम हैं वो बहुत शारीरिक रूप से बलशाली हैं, जटाजूट है उनका, और बड़ा ही शानदार वर्णन हुआ है। अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है सिलेबस के लिहाज से भी, और ऐसे भी पढ़नी चाहिए। जो नहीं तैयारी करते उन्हें भी ये कविता पढ़नी चाहिए। खैर, तो जहां दूधनाथ सिंह जैसे समीक्षकों का मानना है कि राम की शक्ति पूजा निराला की शक्ति पूजा है, वहीं निर्मला जैन ने शक्ति की मौलिक कल्पना को केंद्रीय तत्व माना है। जामवंत कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ये कहते हैं निराला इस कविता में कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो और शक्ति का आराधन करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। ये जामवंत कहते हैं राम को, जब राम दुखी होते हैं तब कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ये किसका कथन है? ये जामवंत का कथन है। तो यहां पर कुछ अन्य समीक्षक जो हैं वो राम की शक्ति पूजा को राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़कर देखते हैं कि भाई जो राम की स्थिति है इस कविता की शुरुआत में, जब कोई अवसाद और दुख से घिरे हुए हैं, ऐसा ही तो हुआ था असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद। ऐसा ही तो हुआ था 1922 चौरी चौरा कांड के बाद। महात्मा गांधी ने जिस तरह से आंदोलन को वापस लिया, और अगले 10 वर्षों तक कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं होता है, अगले 8 वर्षों तक, जब तक कि वो सिविल डिसोबीडियंस नहीं आ जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कुछ लोग इससे भी जोड़कर देखते हैं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी फेल होता है। तो 1936 में जब ये रचना लिखी जा रही है, उस समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी की जो स्थिति है, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन हो रहे हैं उसकी जो स्थिति है, वही स्थिति तो यहाँ भी देखने को मिलती है कि हर बार ब्रिटेन जीत जा रहा है वहाँ, यहाँ रावण जीत रहा है। तो कुछ समीक्षक इस राम की शक्ति पूजा को स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़कर देखते हैं। कुल मिलाकर हम अंत में एक संतुलित निष्कर्ष देंगे और ये कहेंगे, यहां से निष्कर्ष शुरू होता है, वस्तुतः एक कालजयी कविता की यह प्रमुख विशेषता होती है कि वह अपने संदर्भों तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु काल मुक्त होती है। ये कविता यदि केवल राम और सीता की मुक्ति तक ही केंद्रित रह जाती तो कालजयी कविता नहीं होती। यदि इसके अन्य संदर्भ भी निकल रहे हैं और काल से मुक्त है ये कविता, तब हम कहेंगे कि ये कविता वास्तव में कालजयी कविता है। तो समग्रतः एक अर्थ में राम की शक्ति पूजा निराला की शक्ति पूजा अवश्य कही जा सकती है, परंतु लिखिएगा, परंतु इसे संवेदना के एक स्तर पर बांध कर रखना संभव नहीं है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा संवेदनागत स्तर पर कई भावों का समागम है, जो इसे निराला की महानतम कृति बनाती है। एक महानतम कृति केवल एक संदर्भ को लेकर नहीं चलती, वो हर युग में प्रासंगिक होनी चाहिए और उसके कई संदर्भ और संवेदना के कई स्तर होने चाहिए। तो ये हमें राम की शक्ति पूजा में भी देखने को मिलता है। तो अंततः हमने एक संतुलित उपसंहार तैयार किया कि हाँ, ये बात सच है कि निराला की शक्ति पूजा के जैसा ही राम की शक्ति पूजा है, पर केवल इसमें बांध कर नहीं देखें, इसको हम अन्य संदर्भों में भी बांट कर देखना चाहिए। इस तरह से हमने इसको समाप्त किया। तो ये कुल मिलाकर आंसर था। आशा करता हूं कि आपको इस पूरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। और ख़ास तौर पे जब आप 50 नंबर के प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम 5 पेज, 4.5-5 पेज तो आपको लिखना ही होगा, और उसमें साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होता है। और इसी के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे आंसर राइटिंग कोर्स से जुड़ें तो आपके लिए ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9169041691। अगर आप चाहते हैं कि 65 दिन के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ें और उत्तर लेखन करके अपने उत्तर की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं, और साथ ही साथ 2 टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 टेस्ट इसमें दिए जाएंगे, तो आप जरूर संपर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आंसर लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, और आशा करता हूँ कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।